हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं जी, डाउट। हाँ जी, अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम हिट्स अ बॉल एट एन एंगल 45 डिग्री। कितने एंगल पे हिट करा जी? 45 डिग्री पे विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा जी? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है भाई? 20 ग्राम। वेलोसिटी कितनी है भाई? 15 मीटर पर सेकंड। 20 × 10⁻³ इंटू 15 कितना आ जाएगा जी? ये 300 × 10⁻³ 0.3 kg मीटर पर सेकंड। जाना जी? पहले तो मोमेंटम निकाल लिया, मास इंटू वेलोसिटी निकाल लगा के। ठीक है जी। ये वेलोसिटी आ रही है, मतलब मोमेंटम के साथ बॉल आ रही है इधर को। कितने एंगल से आ रही है जी? 45 डिग्री। कितने एंगल से आ रही है जी? 45 डिग्री। तो मैंने बताया था ये वाला एंगल लेते हैं, ये भी 45 हो जाएगा। टकरा के क्या होगी जी? रीबाउंड होगी 90 डिग्री पे। मतलब ये भी 45 हो गया एक तरह से। तो पी मोमेंटम में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। मोमेंटम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। उसने बोला नहीं है कि कोई लॉस हुआ है। सिंपल डायग्राम तो यही है। फिर क्या सिखाया गया था? जो वेक्टर अंदर को आ रहा है उसके कंपोनेंट कहाँ निकलेंगे जी? नेक्स्ट क्वाड्रेंट। ये 45 तो ये भी 45, ये पी कॉस 45 और ये पी साइन 45। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा जी? पी कॉस 45 आई कैप माइनस नीचे की तरफ है पी साइन 45। कॉम्पोनेंट निकल लीजिए हमारे। पी कॉस 45 आई कैप माइनस पी साइन 45 जी। टकराने के बाद पी अगर इधर जा रहा है तो इसके कंपोनेंट इधर आएंगे पी कॉस 45 और इधर क्या आ जाएगा? पी साइन 44। और फाइनल मोमेंटम क्या आएगा जी? फाइनल क्या आ जाएगा जी? माइनस में आएगा पी कॉस 45 आई कैप माइनस पी साइन 45। आई कैप वाला भी, एक्स एक्सिस वाला भी नेगेटिव में चला गया, वाई एक्सिस वाला भी नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है जी? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है जी? फाइनल माइनस जो रिबाउंड हुआ तो 90 में हुआ था भाई। तो ये टोटल 90 हो रहा है भाई। सेम करते हैं और स्ट्रेट लाइन पे मुझे 90 किधर से? अगर ये पी वेक्टर दूसरा है उसको हटा के ऊपर वाला पी वेक्टर लिख दे। ये इससे ही 90 है ना भाई? ये यहाँ से अगर मैं देखूं इससे 90 डिग्री बन रहा है ये। थोड़ा समझ आया जी? हाँ जी, तो ये आपका जो डाउट है इसमें इस लाइन से 90 डिग्री पे जाते हैं। ठीक है जी। इन दोनों का एंगल आपस में क्या है जी? 90। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो जी, बस आंसर आ जाएगा।
मतलब भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है फिजिक्स का। अभी हम वैसे ही पीछे चल रहे हैं एक चैप्टर। लॉज ऑफ मोशन अब तक खत्म होने वाला होना चाहिए था, बस थोड़ा सा स्पीड तो अब करनी पड़ेगी ना किसी टाइम पे। फिर स्पीड में कराएंगे, उसके लिए आपको बेसिक सारों के तैयार होने चाहिए, अदरवाइज फिर। कल तो वहां हमने बुकलेट के 10 क्वेश्चन करे, फिर असाइनमेंट के 7 क्वेश्चन करे, प्लस क्लास कंप्लीट कर लेना एक्स्ट्रा होम फैमिली दूसरे इंस्टीट्यूट को जाना अरे मेरे 5 बजे तक फ्री होना। अब 5 बजे चले जाएंगे, हमारी तो 5:15 ही है, बाकी जो है। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे जी, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, फाइनल क्या है जी, पी माइनस पी कॉस 45। ये लिखा ही हुआ है, इनिशियल को नीचे लिख लेते हैं जी। पी कॉस 45 आई कैप माइनस पी साइन 45 जे कैप। ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा जी, -2p cos 45 आई कैप। p की वैल्यू हमने निकाल ली थी 0.3 cos 45 1/√2। आंसर है। और कोई डाउट जी? ओके जी, चलें आगे, कोई डाउट और है तो बताओ। लास्ट क्लास में हमने लिफ्ट के केस करे थे, एक बार दोबारा से रिमाइंड कराते हैं लिफ्ट के केसेस को। देखो जी, हम न्यूमेरिकल करेंगे लिफ्ट के केसेस पे, फिर लास्ट में हम करेंगे जी प्रोजेक्टाइल की रिवीजन। आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है जी? कल वेक्टर रिवीजन रहेगी जी, आपने तो पक्का लगानी है दोनों ने। आप आओगे संडे भाई? 12:30 बजे के करीब है वेक्टर। स्कूल भी आने हैं। अच्छा, हम तो गिरेंगे गिरेंगे, दूसरे को भी है। हाँ मतलब पढ़ाई में तो बेनिफिट ही है जितनी बारिश होती है। हाँ जी, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो फार्मूला क्या था आर का? हाँ जी, ये बॉडी है जिसका मास एम है, वेट एम जी है, आर ऊपर की तरफ। ठीक है जी, अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी क्या है जी, रेस्ट पे है, तो आर किसके बराबर रहेगा जी? क्योंकि नेट फोर्स 0 है भाई, आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। सेकंड केस क्या था जी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है चाहे नीचे की तरफ लिफ्ट जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब भी आर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब आर किसके बराबर हो जाएगा जी? हाँ जी, तीसरा, मास एम है, बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, मतलब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, आर डैश और ये वेट एम जी। अगर एक्सेलरेशन ए ऊपर को है तो आर डैश ग्रेटर रहेगा।
आर डैश इज ग्रेटर देन एम जी, तो एम ए किसके बराबर होगा भाई, आर डैश माइनस एम जी। तो आर डैश क्या आ गया, एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन आ गया, जी प्लस जिधर को एक्सेलरेशन होती है याद रखना है उधर की डायरेक्शन में फोर्स ग्रेटर है, फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। ओके जी। चले आगे। अगर A इज इक्वल टू जी है, हाँ जी, वर्क फॉर एनर्जी तक ही आ रहा है सब कुछ ज्यादातर स्कूल्स में, आपके वर्क फॉर एनर्जी तक सितंबर में आपका रोटेशन आ रहा है, आपको अलग से कराना पड़ेगा, आपको रोटेशन भी आ रहा है, आपका वर्क फॉर एनर्जी। अब सरकारी में तो लॉज ऑफ मोशन तक ही जाएंगी। ठीक है जी। आपका ए अगर ग्रेटर देन ए इक्वल टू जी है, तो एम जी प्लस जी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टू एम जी आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा जी, टू एम जी। आर डैश था, ये आर डबल डैश, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो एम जी बड़ा हो जाएगा जी, तो नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर डबल डैश, तो आर डबल डैश क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन आ जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है जी। सिक्स केस क्या था जी, ए इज इक्वल टू जी हो जाता है जी, एक तरह से फ्री फॉल हो गया, एक तरह से क्या हो गया जी, फ्री फॉल। तो आर डबल डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। लास्ट केस क्या रहेगा जी, एम जी और आर डबल डैश ए ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन नीचे की तरफ, तो आर डबल डैश क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव आ जाएगा, आर डबल डैश क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या रहेगा, सीलिंग से चिपका हुआ मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव है ना जी। ठीक है जी। चलो तुम्हारे को वही एक्स्ट्रा क्लास है नहीं, रोटेशन की है, 15 तक भाई, फिर लॉज ऑफ मोशन 15-16 तक खत्म करना पड़ेगा, मतलब 20 तक। वर्क फॉर एनर्जी को भी 4-5 लेक्चर संडेज भाई, चलो इस संडे तो चलो नहीं लगा रही, अगले संडे से फिर क्लासेस प्रॉपर 1.5-2 घंटे की लगेगी, तभी जाके काम होगा। नेक्स्ट संडे तो अवेलेबल है। ठीक है जी, क्योंकि थोड़ा सा सितंबर से पहले हमारा भी टारगेट रहता है कि 6-7, मतलब 6 वर्क फॉर एनर्जी या रोटेशन तक तो हो जाए सारा। ठीक है जी। ये सिलेबस बहुत है आगे, सॉलिड फ्लूइड्स, फ्लूइड्स बहुत बड़ा चैप्टर है, थर्मल। ठीक है जी। आओ जी क्वेश्चन करें। फिर मैच भी एक दिन है मैच या फिर एक दिन में खत्म हो जाते हैं। तो सर जो कराने हैं वो भाई छोटे छोटे हैं,
कराने को मैं भी एक दिन में खत्म कर दूं फिर तुम कहोगे कुछ पता सा नहीं लगा सर क्या हुआ। नहीं वो एक ही क्वेश्चन कराते हैं बाकी क्या आते हैं। अच्छा एक ही क्वेश्चन में हूँ। तेरा बेटा क्या करना है? हाँ जी, a woman weighing 50 kgf stands on a weighing machine placed in a lift. What will be the reading of the machine when the lift is moving upwards with uniform velocity? With uniform velocity. ठीक है जी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि वो लिखना है ना कि ए इक्वल जी वाला। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में v कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ जी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट में क्या फार्मूला लग रहा है जी? आर का, आर किसके बराबर होता है जी? एम जी क्या दे रखा है वेट उसका? 50 kgf। एक kgf में जी अगर 10 दे रखा है तो न्यूटन में बात करूं तो कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन। ठीक है जी। यहां से मास भी निकाल सकते हैं। मास कितना आएगा जी इसका? जी 10 है, मतलब मास इसमें आपका 50 केजी आ जाएगा मास निकालना। तो एफ क्या होता है इसमें? ये तो यूनिट है भाई, पढ़ाया था फोर्स की यूनिट होती है 1 kgf इज इक्वल टू जी। अगर 9.8 होता है तो 9.8 न्यूटन। 1 kg वेट भी बोलते हैं, 1 kg वेट भी क्या होता है? 9.8 न्यूटन। ये यूनिट होती है फोर्स की, 1 kgf और 1 kg वेट। 1 kgf किसके बराबर है? 9.8 न्यूटन। ठीक है जी। 1 kgf भी। तो यहां से एक के 50 kgf में टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? 50 × 10। मास निकालना है तो एम जी, वेट है जी, जी भी कितना है भाई? 10, 10 से 10 कैंसल, मास कितना आ गया? 50 kg। तो निकाले तो एम जी था तो उसे जरूरत तो थी। अगले में मास चाहिएगा भाई। आर के आगे एम जी किसके बराबर आ रहा था? 50 × 10, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। हाँ जी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी टॉपिक? इसमें सेकंड पॉइंट, मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होता है जी? एम जी माइनस ए। याद रखना, लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट करिए तो एम जी प्लस ए, अगर नीचे को एक्सेलरेट करिए तो जी माइनस ए। एम जी माइनस ए। ये देखो जी, डाउनवर्ड दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया। ठीक है जी। तो 50 × जी कितना है जी? 10 माइनस ए 1। तो 50 × 9 450। केजीएफ में लिखना हो तो ये 50 केजीएफ है, ये 45 केजीएफ। नन्हे जी समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? चलिए जी आगे। नहीं इसमें
ये करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। Yeah. थर्ड वाले में डी फॉर का लगेगा। हाँ फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव तो आएगा, इतना बचा है फॉर्मूला होगा है। थर्ड वाले में। ये फॉलिंग फ्रीली मतलब नीचे की तरफ ही जा रहा है, जीरो हो जाएगा। फॉलिंग फ्रीली का मतलब नीचे की तरफ ही जा रहा है दीदी। नीचे की तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, आर एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी जीरो। राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऊपर जा रहा है तो आर इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है जी, डाउनवर्ड जा रहा है तो इसमें एम जी माइनस ए। ठीक है जी, फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से जाएगा तो आर डैश क्या आ जाएगा जी, जीरो। गोइंग अप और डाउन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गोइंग अप और डाउन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आर इक्वल टू। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें।
an elevator weighing 4,000 kg when upward tension supporting a cable. एलिवेटर का मास है या फिर ऑब्जेक्ट का है? एलिवेटर में टोटल ये मास मतलब ऑब्जेक्ट का तो चलो थोड़ा बहुत होगा। अब देखो जी, अपवर्ड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन। 48,000 न्यूटन ऊपर की तरफ है। हाँ जी, कितना आएगा जी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ? 4,000 है। जी को आप 10 मान लो जी। जी को क्या मान लो जी? 10। अपवर्ड एक्सेलरेशन निकाल लिया, उल्टा क्वेश्चन आ गया। मतलब आर दे रखा है आपको, आर दे रखा है कितना? 48,000। ऊपर की तरफ पूछ रहा है अपवर्ड, तो एम जी प्लस ए। ठीक है जी। तो 48 बाय 4,000, मास कितना हो गया भाई? 4,000। ये कितना आ गया? 12। जी 10 हो गया जी। 10 प्लस ए कितना आ गया? 12 माइनस 10, 2 मीटर पर डिस्टेंस निकालना है वो ऐसा ना हो जाए। है। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस एस, के हाँ, एस इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर एस, यू 0 है, प्लस हाफ ए कितना है? 2। टाइम कितना दे रखा है? 3 का स्केयर 9। 3 का स्केयर 9। देखो जी, समझ आया जी? ऊपर की तरफ टेंशन दे रखी है 48,000 न्यूटन। 48,000 न्यूटन। नीचे की तरफ एमजी हो जाएगा। टाइम दिया हुआ जी। देखो ऊपर को जा रहा है तो याद रखना, केबल है कुछ भी है, अगर ऊपर को जा रही है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एम जी प्लस ए। अकेले लिफ्ट में नहीं लगता, कई बार ऊपर को हम सामान भी ऐसे उठा रहे हैं तो उसमें भी क्या लगेगा? एम जी प्लस ए। ठीक है जी। तो फोर्स इतना है 48,000, एम जी नीचे को लग रहा है, तो एम जी प्लस ए 48,000 अपॉन 4,000। जी 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या आ गया? 12। वो किसके बराबर है? जी प्लस ए। जी माइनस कर देंगे जी, ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, टेंशन तो देखो दोनों तरफ होती है। ठीक है जी। अब इस ब्लॉक पे क्या लगता है, इसकी बात चलते है ना। हेड में तो आप टेंशन क्या कहते हैं, वो तो इक्वेट हो जाता है। पर इस ब्लॉक पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये 4,000 इसका मास है, ये टेंशन ऊपर को लग रही है, ये वेट mg है। ठीक है जी। ये ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर को क्या हो रहा है जी? एक्सेलरेट। उससे क्वेश्चन वाले ने पूछा ना अपवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो एम में एक किसके बराबर हो जाएगा? टी माइनस एम जी। तो टी क्या आ जाएगा? एम जी प्लस एम ए। तो एम जी प्लस, हाँ जी, समझ आया जी कि नहीं? कोई डाउट इसमें? डन है। चलें आगे। हाँ जी, बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करके आने हैं जी, एक आधा कोई होगा वो करा देंगे जी। ठीक है जी। चले आगे। इस वाली एक्सरसाइज के आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, हमारा सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। लिखो, थ्योरी का टॉपिक है। सेकेंड लॉ इज द
real of motion. First law, heading डालो जी इसमें, first law is contained in the second law, Second law is the real law of motion. Second law is the real law of motion. First law is contained in the second law. First law is contained in the देखो जी, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ का मतलब क्या है जी? सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हो। रियल लॉ होने का मतलब क्या है जी? ठीक है जी। First law of momentum. First law of inertia. Second law. Momentum वाला है ना? You are. कितना नंबर है तो? तो ये मेरी पेट पे भी आ गया। पता नहीं कुछ है। ये लाओ। हाँ ये मेरे वाली वो। ये तो मेरे अरे इंसान बना था तेरा ये तो पागल हाँ जी, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। फोर्स का फार्मूला हमें पता है जी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा भाई? जीरो। ये कहां से आ रही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना। ठीक है जी, लिख लो, ये नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, इसमें लिखना है, लिख लो जी। इफ देर इज नो एक्सेलरेशन, इसमें हाँ, इफ देर इज नो एक्सेलरेशन then body at rest will remain at rest, and a body in uniform motion
will continue to move uniformly along the same straight path. Hence, first law is contained in the second law. मतलब आप फर्स्ट लॉ को प्रूव कर सकते हो सेकंड लॉ से. सेकंड को फर्स्ट से नहीं कर सकते. सेकंड को कैसे, फर्स्ट में कैसे करोगी? फर्स्ट में तो कोई इक्वेशन ही नहीं. हाँ जी, लिखो जी. थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ. थर्ड लॉ इज contained in the second law. Consider an isolated system. Of two bodies. Consider an isolated system of two bodies, A and B. A and B. Suppose the two body interacts. Suppose the two bodies लिखना, interacts mutually with one another. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जी, बताओ. ग्रेविटी नहीं है. या आप कहते हैं जी टोटल नेट फोर्स एक्सटर्नल क्या रहता है जी? जीरो. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब लिख लो जी साइड में. मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या है भाई? नेट फोर्स उसमें क्या है जी? जीरो. दो बॉडी थी. डायग्राम वैसे बुक में नहीं बना हुआ, फिर भी बना लो. m1 u1 वेलोसिटी से जा रही थी, m2 u2 वेलोसिटी से जा रही है. ये आपस में क्या करेगी जी? इंटरेक्ट करेगी. आपस में ये क्या करेगी जी? इंटरेक्ट का मतलब कोलाइड करेगी. ठीक है जी, टक्कर होगी दोनों की. ठीक है जी, टक्कर होने से क्या होगा? इसने इस पे फोर्स लगाया, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी. तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. समझ आई बात कि नहीं? आफ्टर कोलिजन हट भी जाएंगे थोड़ी देर, मतलब कोलाइड करके जस्ट. नॉलेज डायग्राम. लेट एफ बी ए क्या है जी? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए. लेट एफ ए बी क्या है जी? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. एफ बी ए क्या हो जाएगा? मोमेंटम चेंज करेगा वो बी का. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ,
एफ बी ए क्या है जी, डी पी बी बाय डी टी। सिमिलरली एफ ए बी क्या होगा जी, डी पी ए बाय डी टी। सेकेंड लॉ से याद है ना जी, फोर्स का फार्मूला क्या लिखा जी इसने, डी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐड कर दे जी, एफ बी ए प्लस एफ ए बी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप डी पी बी बाय डी टी प्लस डी पी ए बाय डी टी। डी बाय डी टी कॉमन ले लेंगे, पी ए प्लस पी बी आ गया, देखो जी इन द एब्सेंस ऑफ, इसमें एक लाइन लिखी जाएगी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum must be zero, must be zero, or in the absence of external force, total linear momentum remains constant. In the absence of external force, total linear momentum of the body remains constant, of the system remains constant, bodies of the system remains constant. हाँ जी, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगला टॉपिक यही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या रहता है भाई, कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है जी, कंजर्व। कंजर्व का मतलब पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है जी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है जी, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी भाई, जीरो। तो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। हैंस प्रूव्ड हो गई, यही प्रूव करना था। थर्ड लॉ क्या होता है जी, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Hence proved that third law is contained in second.